चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखो, कल हम लोगों ने सेमी एरिड रीजन तक शायद देख लिया था। बायोडायवर्सिटी को हम लोग देख रहे थे और उसमें हाँ जी, प्रणाम। सेमी एरिड रीजन हम लोगों ने देख लिया था इंडिया में, जोग्राफिकल बायोजोग्राफिकल रीजन में। नेक्स्ट हम लोगों का जो बायोजोग्राफिकल रीजन है वो वेस्टर्न घाट है। मैं वेस्टर्न घाट के बारे में आपको कुछ बता रहा था, स्पेशली उसकी कुछ बेसिक बेसिक फीचर्स हैं वेस्टर्न घाट के। एक तो ये कि वेस्टर्न घाट समुद्र के किनारे है, अरेबियन सी से लगा हुआ है। दूसरा, यह किनारा है, एक ऊंचाई पाई जाती है यहाँ पर, माउंटेन्स देखने को मिलती हैं। हालांकि बहुत ऊंची तो नहीं, पर हाँ ऊंचाई है। इसलिए एक स्पेशल टाइप की यहाँ क्लाइमेट बनती है, जहाँ बारिश भी होती है और थोड़ी ठंड भी पड़ती है ज्यादा। तो ज्यादा माने कि सामान्य तापमान से थोड़ा सा ज्यादा। इसलिए यहाँ एक एंडेमिक टाइप की क्लाइमेट और एंडेमिक टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो डेवलप हुए। इन फॉरेस्ट को हम लोग शोला फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, शोला वनों के नाम से जानते हैं। जनरली ये डेसिडुअस फॉरेस्ट ही है, लेकिन मॉइस्ट डेसिडुअस और रेन फॉरेस्ट हैं। यहाँ पर दोनों टाइप के हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस भी हैं और रेन फॉरेस्ट भी हैं। दोनों ही टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अगला हेडिंग डालना, दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार। दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ दक्कन, ये एक क्षेत्र का नाम है। ठीक। देखो ये कहाँ है, आप अगर आपके पास मैप हो इंडिया का तो उसको अगर खोलो तो ठीक आएगा समझ में। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में। हाँ जी, वालेकुम सलाम। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों के बीच में, और विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे, विंध्या रेंज के नीचे आपको देखने को मिलेगा। ये पूरे का पूरा हिस्सा यही है, ईस्टर्न घाट से पश्चिम की ओर और वेस्टर्न घाट से पूरब की ओर। और ऊपर विंध्याचल पर्वतमाला से बीचों बीच मिलेगी आपको विंध्या रेंज लिखा हुआ। इससे नीचे अगर आप देखोगे तो ये पूरे का पूरा दक्कन पेनिनसुलर प्लेटो है। ये अजंता ड्राई, रेंज। ये लगभग शुष्क क्षेत्र है। कम बारिश यहाँ होती है, या कम यहाँ पर आ, बारिश वगैरह देखने को मिलती है। कारण उसका ये है कि वेस्टर्न घाट के होने की वजह से भी और ईस्टर्न घाट के होने की वजह से भी, दोनों तरफ की वजह से बारिश की मात्रा यहाँ थोड़ी कम होती है। ऐसा नहीं कि सूखा पड़ता है, लेकिन कम होती है तुलनात्मक रूप से। तो एक तो ये हुआ कि बारिश की मात्रा कम होती है, और दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है ये भारत का, सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन कह सकते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ ये थोड़ा आरिड रीजन है, थोड़ी कम बारिश किन्हीं क्षेत्रों में होती है, तो यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, या जिन्हें हम लोग मॉनसूनी फॉरेस्ट कहते हैं, वो देखने को मिलते हैं। पर्णपाती वन या मॉनसूनी वन, इनमें जंगल घना नहीं होता। इसलिए टाइगर यहाँ की पहचान है। टाइगर यहाँ ठीक ठाक मिलते हैं। तो आप लिखना डैश करके, महाराष्ट्र वगैरह में यहीं के हैं। इसी क्षेत्र में आते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वही क्षेत्र है। नेक्स्ट लिखना इसमें, गंगा का मैदान, गैंजेटिक प्लेन। गंगा का मैदान अगला है।
या गैंजेटिक प्लेन। देखो, चूंकि गंगा का मैदान है, ये गंगा और इसकी सहायक नदियों ने इसे बनाया, तो एक तो ये है कि बाढ़ का मैदान भी है, ये फ्लड प्लेन्स भी है, ये बरसात के मौसम में यहाँ बाढ़ वगैरह आ जाती है, इसलिए यहाँ जो ग्रासेस वगैरह हैं, जिन्हें एलिफेंट ग्रास वगैरह हम लोग कहते हैं, वो ठीक ठाक देखने को मिलती हैं। और फिर ग्रासेस में पाए जाने वाले जीव जंतु भी, क्योंकि ग्रासेस यहाँ ठीक ठाक हैं, तो हाथी यहाँ मिल जाता है तराई क्षेत्र में। इसको हम लोग तराई क्षेत्र भी कह सकते हैं, जैसे अमनगढ़ वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर गैंडे भी मिल जाते हैं। हाल फिलहाल में अमनगढ़ में ढूंढे भी गए हैं गैंडे, मतलब देखे गए हैं, राइनोसेरस। तो हर्बीवोरस मिलेंगे ही जब यहाँ बड़ी घास देखने को मिलती है। और दूसरा, स्वच्छ जल के जीव जंतु, जैसे मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, कछुए, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं। ठीक, तो आप लिखना उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये अगला बायोजोग्राफिकल रीजन है। इसको हम लोग पहले कर भी चुके हैं। देखो, बड़ी सीधी सी बात है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं, बारिश ज्यादा होती है, सर्दी उतनी पड़ती नहीं है क्योंकि समुद्र का नजदीक है, तो यहाँ पर रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, घना जंगल मिलता है। ठीक है, तो आप लिख लो इसमें, फ्लाइंग स्क्विरल यहाँ की इंपॉर्टेंट प्रजातियों में से एक है, उड़ने वाली गिलहरी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में खूब मिलती है। और हॉर्नबिल यहाँ देखने को मिलते हैं, बल्कि नागालैंड में तो हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि वहाँ की कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। और अपर रीचेस में, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं सिक्किम और अरुणाचल के, वहाँ रेड पांडा भी मिलता है, नाम दफा वगैरह में आगे देखेंगे। इसलिए रेड पांडा एक, चूंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लेकिन मिलता ही नॉर्थ ईस्ट में ही है। ठीक है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विशेष तौर पर, और पश्चिम बंगाल में भी जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, वहां दार्जिलिंग का जो एरिया है, ठीक है, वहां मिलता है ये। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट जीव जंतु हैं जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया। इसमें लिख, चलिए, तटीय क्षेत्र या कोस्टल रीजन, ये नौवा है। हाँ, आगे चलते हैं, बाद में सुनेंगे। ये नौवा क्षेत्र है। देखो, कोस्टल रीजन अमूमन भारत के जो समुद्र के तटीय राज्य हैं उनमें फैले हैं। मैंने आपको बताया जैसे 12 राज्य हैं जो कि कोस्टल एरियाज में आते हैं। इसमें मैनग्रोव वनों के लिए ये प्रसिद्ध है। कोस्टल रीजन मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, एक तो ये। दूसरा ये कि इन कोस्टल रीजन में चूंकि नदियां भी गिरती हैं डेल्टाई क्षेत्रों में, समुद्र में, तो फिर डॉल्फिन भी मिलती हैं वहां पर। देखो, डॉल्फिन केवल खारे पानी, फ्रेश वाटर की नहीं होती, कुछ खारे पानी की भी होती हैं। जैसे इरावदी डॉल्फिन खारे पानी की है, ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती है। और एक और डॉल्फिन है, इंडिया में 3 तरीके की मिलती है, एक तो गंगा डॉल्फिन, एक इरावदी डॉल्फिन, और एक मिलती है दक्षिण में कावेरी नदी में। उसका भी एक नाम है डॉल्फिन का, ध्यान मुझे नहीं आ रहा अभी, लेकिन ये दोनों ही, इनमें बस एक जो है गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, गंगा नदी में मिलने वाली, और वो भी केवल बिहार तक, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ ऊपरी क्षेत्रों तक, वो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। उसके बाद गंगा में अगर बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो वहां इरा डॉल्फिन भी मिलती है, यानी खारे पानी की डॉल्फिन भी मिलती है। समुद्र से वो गंगा नदी में आ जाती हैं, समुद्र के रास्ते।
अमूमन समुद्र में रहने वाली हैं। तो एक तो ये डॉल्फिन, दूसरे घड़ियाल, तीसरे मगरमच्छ, चौथे लेवल पर क्रेन्स या कुछ तराई क्षेत्रों में रहने वाले पक्षी, यानी क्रेन्स उसमें शामिल हो जाएंगे, सारस, हंस, जो भी इनको कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट है, रॉयल बंगाल टाइगर इसकी पहचान है इन क्षेत्रों की, तटीय क्षेत्रों, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट यहां मिलते हैं और मैंग्रोव सबसे ज्यादा बंगाल में मिलता है, और बंगाल में बंगाल टाइगर एक प्रमुख प्रजातियों में से है। तो आप लिखना इसमें। और ये लास्ट भी है, द्वीपीय क्षेत्र, आइलैंड। ठीक है, देखो आइलैंड में मेनली अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। मेनली वो इसलिए हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये भारत का एकमात्र रीजन है जहां सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत की जितने टाइप की जलवायु है वो अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ एकमात्र क्षेत्र है ये भारत का जहाँ सभी टाइप के जंगल भी मिलते हैं, सभी टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, डेसिडुअल लेकर, डेजर्ट से लेकर और रेन फॉरेस्ट तक देखने को मिलते हैं अंडमान निकोबार में। डेजर्ट वाले वो देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल कोस्टल क्षेत्र में, जहां रेत होती है समुद्र की, द्वीपी एरिया में जहां बिल्कुल रेत से बना हुआ होता है वो द्वीप, उस एरिया में डेजर्ट टाइप की मिलती है। और यहाँ पर पहाड़ भी है, सैडल पीक यहीं पर है, ऊंचाई ठीक ठाक है उसकी। तो वहां और बारिश भी होती है वहां, इसलिए वहां ठंड भी पड़ती है और वर्षा भी है, दोनों ही चीज। तो कहने का मतलब ये है कि सारे टाइप के जंगल यहाँ देखने को मिलते हैं अंडमान निकोबार में। अच्छा, अंडमान निकोबार इसीलिए चूंकि सबसे पुराना लैंड मास भी है ये, इंडिया का सबसे पुराने लैंड मास में से है ये, तो फिर इसमें भारत की सबसे पुरानी जनजातियां मिलती हैं। सेंटनलीज, ओंगे, जारवा, ये तीन भारत की सबसे पुरानी ट्राइब्स हैं, तीनों मिलती हैं।